हाँ जी, राम राम सारा में सब लोग कैसे हो? अच्छी हो? अच्छी चीज। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री है तो उसके तीन पार्ट होते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री के भी तीन पार्ट होंगे। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मिडाइवल, थर्ड मॉडर्न। एंशिएंट तो राजस्थान की थोड़ी सी है, एक दो पेज समझो आप। और मिडाइवल है, वही है मेन तो। मॉडर्न में जैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण वगैरह वगैरह कुछ एक 10 से 1 दिन की क्लासेज होंगी। हम यहाँ पे मेन फोकस मिडाइवल पे करेंगे। राजस्थान का मध्यकालीन भारत, नहीं, राजस्थान का मध्यकालीन हिस्ट्री। ओके। और मध्यकालीन में हम स्पेशल राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में अब आई गई हो तो लास्ट तक बने रहना। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, जैसे किसी ने मिडाइवल पढ़ रखी है तो उसके लिए रिवीजन, और अब किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो कॉन्सेप्ट से रट्टा लगा ले, और तो क्या कर सकते हैं। तो जितना शॉर्ट नोट्स से और पढ़ाया जाएगा ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, युद्ध वगैरह कम क्वेश्चन आते हैं। कौन सा राजा है, उसके दरबारी कवि, या फिर किसकी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक नाम देगा, उसका लेखक कौन है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडाइवल में 6 वंशेज है हमारे मुख्यतः। अपना सिलेबस चेक कर लेना, सब में लगभग ये वंशेज तो मिले ही नहीं। 6 वंश है। जैसे फर्स्ट है हमारा गुहिड वंश, और सेकंड है राठौड़ वंश, मेजर डायनेस्टी पढ़ेंगे। थर्ड है कछवाहा वंश, और 4 नंबर पर है चौहान वंश। ये बोल देते हैं हम चौहान, लेकिन रियल में चौहान होता है। और 5 नंबर पे है प्रतिहार वंश, और 6 है परमार वंश। जो मिडाइवल है उसमें मेन ये 6 ही वंशज हैं। उनकी हम पॉलिटिकल, कल्चरल, जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। राजस्व है। आज हम जो वंश लेके चलेंगे वो है हमारा चौहान वंश, इसको पढ़ेंगे। चौहान वंश। अब आप जो भी पढ़ा रही हो उसको साथ में मन में ऐसे मनन, साथ में बोलना। ये क्लास है, आपको जितना पढ़ो यही याद हो जाए, तो सुनना एंड देखना। चौहान वंश है, इसमें एक राइटर हुए हैं संत बरदाई, एक राइटर है, उनकी बुक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक राइटर हैं चंद बरदाई, और उनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो ये चंद बरदाई बताते हैं कि एक ऋषि वशिष्ठ हुए थे। ऋषि वशिष्ठ हुए थे, वो अब्बू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समझते हो, देवताओं से आशीर्वाद लेना। यज्ञ जैसे समझो आप यज्ञ करती हैं अग्नि को साक्ष्य मान के, जैसे विवाह में फेरे लेते हैं, तो हम अग्नि को साक्ष्य क्यों मानते हैं?
जल के बाहर तो नहीं रहते, बिकॉज अग्नि यानी वो मनुष्य और देवता है उनके मध्यस्थ का काम करता है, मीडिएटर है। क्लियर। तो चंद्रबरदाई बताते हैं कि एक ऋषि वशिष्ठ हुए हैं, वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और इनको यज्ञ संपन्न नहीं करने दे रहे थे कुछ राक्षस जो असुर हैं वो। तो इनके इस अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है, जैसे चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। 4 जो राजपूत हैं वंश उनकी उत्पत्ति हुई है। इसकी जानकारी हमें मिलती है पृथ्वीराज बुक से। और ये बोलते हैं कि अपनी इनकी अलग अलग स्टोरी है, जैसे चालुक्य आए, परमार आए, प्रतिहार आए, इनसे वो नहीं निपटे असुर। तो ये चौहान कहते हैं सबसे लास्ट में हम आए थे, इनसे जो नहीं हुआ हम आए थे और यज्ञ संपन्न करवाए। तो अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार सबसे लास्ट में कौन आया था? चौहान वंश। और कितने वंशों की उत्पत्ति हुई है? 4। चौहान, चालुक्य जो गुजरात का वंश है, परमार, प्रतिहार। क्लियर। अब आगे है बिजोलिया अभिलेख। वैसे तो अलग अलग हैं, जैसे चौहान वंश है उनको कोई बोलता है ये अग्निवंशी हैं। अग्निवंशी किनके अनुसार है? चंद्रबरदाई। कोई बोलता है ये सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी जैसे हमीर महाकाव्य, हमीर रासो इनके अकॉर्डिंग। कोई बोलता है इंद्र के वंशज है, कोई बोलता है ये ब्राह्मण है। तो अलग अलग फैक्ट हैं, वो बीच में आ जाएंगे हम आगे करने में। क्लियर। अब है एक बिजोलिया अभिलेख जो 1170 का है। ये फैक्ट है, ये सीधे सीधे याद रखनी है आपको, इनसे सवाल उठेंगे। जैसे पुस्तक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल लगभग ज़्यादा पुस्तक ही पूछते हैं। बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। ये बिजोलिया में मिला था और पार्श्वनाथ मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में मिला था ये। और इस बिजोलिया अभिलेख से हमें 4 बातों की जानकारी मिलती है। कितनी? 4। ये अभिलेख बताता है, पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है, कि चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और ये चौहान है, इसमें एक राजा हुआ है वासुदेव, उसने क्या है सांबर झील का निर्माण करवाया। और ये सोमेश्वर जो राजा है उसके टाइम का अभिलेख है, सोमेश्वर ने लगाया है बिजोलिया अभिलेख। और इस सोमेश्वर ने ना डोली दान में दी है। डोली मतलब जो मंदिर होता है, ये मंदिर है कोई, जो मंदिर होता है उसको भूमि दान में दी जाती है, उसको डोली बोलते हैं। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है और जो वासुदेव है उसने सांबर झील का निर्माण करवाया है। और जो राजा सोमेश्वर है उसके टाइम का है ये अभिलेख। और एक राजा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ उसने है ना दिल्ली जीत ली, दिल्ली पर शासन किया था। तो ये 4 बातों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। आप समझो, विग्रहराज चतुर्थ है जो दिल्ली को जीत रहा है, तो ये सही है ना? दिल्ली तक का हमारा शासन था राजस्थान के राजाओं का। जैसे जेम्स टोड की बुक है, फर्स्ट बुक है एनल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान का मतलब ये है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट। तो सेंट्रल दिल्ली जीतता है तभी तो हम सेंट्रल लगाते हैं। जेम्स टोड ने बुक लिखी है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर। यहाँ आ जाओ वापस। अब शुरू करते हैं चौहान वंश की शाखाएं, रियासतें।
यानी चौहान वंश है उनका किन किन क्षेत्रों पर अधिकार है, तो चौहान वंश से उसकी 7 रियासतें हैं, जैसे फर्स्ट सांबर या अजमेर। ये सांबर है, सांबर यानी जयपुर। तो शुरुआत में जो चौहान है वो सांबर के आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे, उसको बोला जाता है स्पाद लक्ष्य। और यहाँ से उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया तो अजमेर चले गए। तो फर्स्ट जो रियासत है वो है अजमेर, सांबर या अजमेर। और सेकंड उनकी रियासत है वो है रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर। और थर्ड उनकी रियासत है वो है सिरोही। और 4 नंबर उनकी रियासत है वो है जालौर। और 5 नंबर है नाडौल, पाली में पड़ता है। और 6 है कोटा। और 7 है बूंदी। आपको साथ में ऐसे याद करना है शॉर्ट में। तो ये 7 रियासतें हैं वो चौहानों की है। अब हम फर्स्ट लेंगे सांबर या अजमेर। तो इनका संस्थापक कौन है? वासुदेव, यानी चौहान वंश है उनके सांबर वाले चौहान है उनका संस्थापक है वासुदेव। ये वासुदेव वही है जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया। और ये वासुदेव फर्स्ट राजा है। और फिर और भी राजाओं की श्रृंखला है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट है वो ही पढ़ रहे हैं शॉर्ट में रिविजन क्लास से ही। अगला जो राजा हुआ है वो है गोविंद थर्ड। क्या नाम है? गोविंद थर्ड। इस गोविंद थर्ड ने है ना, उसने महमूद गजनवी को हराया। गुजरात के एक राजा है भीमसेन चालुक्य वंश का, इसके साथ मिलकर इसने महमूद गजनवी को हराया। बोला जाता है इस महमूद गजनवी को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। ये गुजरात में अटैक के दौरान, तो ये एक मुस्लिम रियासत है हमारी नागौर, तो उसको जैसे मारवाड़ पार नहीं करने दिया तो इसने महमूद गजनवी को हराया। किसके साथ मिलकर? भीमसेन के साथ मिलकर। और इसकी उपाधि है वो है वेरी घट। उपाधि बुक से ये इंपॉर्टेंट है। तो वेरी का मतलब दुश्मन, घट मतलब घाट उतार देना, मार देना। तो दुश्मनों का संहार करता है जो वेरी घट। और ये बताता कौन है कि इसकी उपाधि वेरी घट है? वो बोलता है हमें जयानक। जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। चौहानों के बारे में जो कुछ भी बोला है ना वो जयानक ही बोला है, ये चौहानों के बारे में। तो ये बुक बड़ी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय जयानक की। वो बताता है गोविंद थर्ड राजा है, उसकी उपाधि वेरी घट। फिर आगे एक राजा हुआ है अजयराज। तो इस अजयराज ने ना अजमेर की स्थापना की है कब? 1113 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की। इतना याद रखना है। और इसका बेटा आगे राजा हुआ है एक अर्णोराज। इसका बेटा है अजयराज का अर्णोराज। ये अजयराज है तो इसने अजमेर की स्थापना की 1113 ईस्वी में। और इसने है ना ये लास्ट में सन्यासी बन गया और अपने बेटे को राजा बना दिया अर्णोराज। ये अर्णोराज तुर्कों को हराता है, तुर्कों के साथ युद्ध किया और उनको भगा भगा के मारता है।
वो एक युद्ध है जो अजमेर के निकट युद्ध हुआ था तुर्कों के साथ अर्नोराज का। तो उसमें वो तुर्कों को इतना मारता है काटता है कि पूरी धरती खून से लाल हो गई। तो किसी ने बोला यहाँ की भूमि तो ऐसे दूषित है, तो अर्नोराज ने बोला इस भूमि के ऊपर से मिट्टी हटा दो रे। तो जो खुदाई के दौरान जो मिट्टी हटाई गई वहाँ पे खड्डा हो गया, और खड्डा हो गया तो एक झील बन गई। उस झील का नाम है अन्ना सागर झील। तो ऐसे पूछ ले, एकमात्र युद्ध स्थल पर बनी हुई झील है वो है अन्ना सागर झील। कहाँ पर? अजमेर। किसने बनाई? अर्नोराज। और इसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ तक क्लियर? तो ये वरा मंदिर है, इनको जहांगीर तोड़ता है और इसके ठीक सामने महल बनाता है। तो ऐसे पूछ ले कि जहांगीर के महल सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पुष्कर में है। और ये वरा मंदिर तोड़ता है और बाकायदा बताता है कि जो वरा मंदिर विष्णु भगवान के होते हैं तो उनकी कल सूरज जैसी है, इसलिए मैंने उन मंदिरों को तोड़ दिया। और अर्नोराज का बेटा है एक जगदेव। जगदेव बाद में अर्नोराज को निपटा देता है। और ये अर्नोराज मालवा का एक राजा है नरवर्मन, उनको हराता है और गुजरात के कुमारपाल से हार जाता है। तो ये अर्नोराज मालवा को एक राजा है नरवर्मन बिन तो हरा देवे, और गुजरात को राजा है कुमारपाल बिन हार जावे। इतना याद रखना है फैक्ट अर्नोराज के बारे में। और इस अजय राज ने ना चांदी के सिक्कों से धरती को भर दिया था। चांदी के सिक्के चलवाए थे अपनी रानी है एक सोमल देवी उसके नाम पर। तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने? अजय राज अपनी रानी सोमल देवी के नाम पर। यह जानकारी भी हमें पृथ्वीराज विजय जानने की बुक से मिलती है कि धरती को चांदी और तांबे के सिक्कों से भर दिया था अजय राज। उसके बाद में अर्नोराज। इतने फैक्ट कंप्लीट। फिर अगला नेक्स्ट राजा है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख का मतलब है लिखना। वो किसी पिलर या कहीं छुपाएंगे राजा महाराजा, तो वही तो एक अभिलेख है। अशोक का टोपरा अभिलेख। जो अशोक ने एक टोपरा गांव से मिला था, अशोक का अभिलेख है। बाद में फिरोज शाह तुगलक उसे दिल्ली में ले गया। अब ये दिल्ली में है ये पिलर। तो जो अशोक का अभिलेख है ना, उसके ठीक जो अशोक का अभिलेख है उसके ठीक नीचे दिल्ली शिवालिक का अभिलेख है। ये लगवाया है विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि इसने दिल्ली जीता था। हमने ऊपर पढ़ के आए हैं बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर शासन करता है। तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर विजय हासिल की तो दिल्ली शिवालिक अभिलेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाता है। और इसने क्या किया था, ये अशोक के जो पिलर है उसके ठीक नीचे है। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। इस पाठशाला का नाम है सरस्वती
कंठाभरण। तो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाता है विग्रहराज चतुर्थ, और जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। और इस अजमेर पाठशाला को है ना बाद में जो तुर्क हैं वो तोड़ देते हैं और एक मस्जिद का निर्माण करते हैं। वो बाकायदा लिखते हैं कि हमें नमाज पढ़नी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़ता है, वहां पे एक मस्जिद बनाता है। इस मस्जिद के पास एक सूफी संत है पीर पंजाब सा, उनका मेला लगता है। मेले को बोला जाता है उर्स, 2.5 दिन का। तो आजकल इस मस्जिद को बोलते हैं 2.5 दिन का चौपड़ा। ये एक्चुअली ये 2.5 दिन का चौपड़ा ये क्या है? संस्कृत पाठशाला है एक, और इसको तोड़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकायदा लिखवाता है एक फारसी अभिलेख। फारसी भाषा में राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है वो यही है मस्जिद में, फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख, कि हमने ये इतने बंदे और ये संस्कृत पाठशाला थी इसको तोड़ दिए और हमें नमाज पढ़नी थी, इसलिए हमने इस जगह मस्जिद का निर्माण करवाया है। क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो राजा महाराजा खुद जो बुक लिखते हैं वो विग्रहराज चतुर्थ की एक बुक है, उसका नाम है हर केली। हर हर महादेव, हर मतलब शिव, केली मतलब खेल। भगवान शिव एक बार अर्जुन से युद्ध करते हैं तो उसका वर्णन विग्रहराज चतुर्थ अपना एक नाटक है हर केली उसमें करते हैं। और विग्रहराज चतुर्थ है उसका एक दरबारी विद्वान है सोमदेव, वो एक पुस्तक लिखता है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान है तो वो पुस्तक लिखता है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, ये ललित विग्रहराज और हरकेली इन दोनों की पंक्तियां इस संस्कृत पाठशाला पर लिखवाई गई हैं। जैसे समझो आज के जो स्कूल है उसमें लिखा देते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा भैया तो क्या भैया, तो ऐसी जो लाइन है तो यहाँ पे हरकेली और ललित विग्रहराज है उनकी लाइनें इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ललित विग्रहराज किसकी है? सोमदेव। हरकेली विग्रहराज चतुर्थ। जयानकी पृथ्वीराज विजय। इससे पहले भी जो बुक पढ़ के आए हैं जैसे चंद्रबदाई, पृथ्वीराज रासो। क्लियर? फिर इससे आगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसने एक शहर बसाया बिसलपुर, इसने बिसलपुर शहर बसाया इसलिए इसकी उपाधि है बिसल देव। और कवि बंधु, ये बिसल देव और कवि बंधु क्या है? इनकी उपाधि है विग्रहराज चतुर्थ की। बिसल देव बिकॉज इसने बिसलपुर नगर बसाया, कवि बंधु यानी हरकेली नाटक इतना अच्छा जो कवि हुआ है इसलिए कवि बंधु। और फिर एक राइटर हुआ है, इसके दरबारी विद्वान नहीं है, अलग से कोई राइटर है, बाद में हुआ है, नरपति नालय। नरपति नालय उसके बुक है बिसल देव रासो। ये क्या है? एक प्रेम काव्य है जो विग्रहराज चतुर्थ है उसकी लव स्टोरी है, और ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। गोड़वाड़ी भाषा जो पाली और जालोर के बीच में बोली जाती है, मारवाड़ी भाषा की बोली। तो इतना सब कुछ बताया अब तक मैंने आपको। किसी को एसएस लेना है 100 रुपये तो ले लो। और
और ये विग्रहराज चतुर्थ है। यहाँ अजमेर के चौहानों का क्या है, श्रवण काल। किनके अकॉर्डिंग, दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा बताते हैं ये चौहानों का, इसके टाइम में चौहानों का श्रवण काल है। बिसल देव रासो किसकी बुक है, नरपति नाल है। क्लियर। अब आगे एक राजा है पृथ्वीराज सेकंड। पहला आया वासुदेव जो संस्थापक है संबंध में चौहानों का। फिर आया गोविंद थर्ड, फिर अजयराज, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ, और ये 6 नंबर है पृथ्वीराज सेकंड। इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपको कि इसने मेनाल कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। मेनाल में सुवेश्वर मंदिर बनवाया है। सुवेश्वर मंदिर जिसके लास्ट में सौर लगा होता है वो महादेव का मंदिर होता है, शिव। ये बनवाया उसके एक रानी है स्वाहो देवी, ज्यादा ही स्वांति होगी। स्वाहो देवी के नाम पर सुवेश्वर मंदिर बनाया है जो मेनाल में। किसने, पृथ्वीराज सेकंड। क्लियर। फिर आगे एक राजा हुआ है सोमेश्वर। तो ये सोमेश्वर वही है जिसके पिता अरुणराज। इसने अपने पिता और माता की अजमेर में मूर्तियां लगवाई है। और इसके बाद में एक राजा होता है पृथ्वीराज थर्ड। ये पृथ्वीराज थर्ड वही है जिसको हम पढ़ते आए हैं पृथ्वीराज चौहान। हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो भी हमें पता है पृथ्वीराज चौहान का एक राजा है। ये पृथ्वीराज चौहान वही है पृथ्वीराज थर्ड, मतलब पृथ्वीराज चौहान। इसके पिता है सोमेश्वर जिनकी जल्दी डेथ हो गई, तो ये 11 वर्ष की आयु में मात्र राजा बन गए और 26 वर्ष की आयु में शहीद भी हो गए। तो इतने सालों में इसने युद्ध भी किया, बहुत सारे काम किए, तो बंदा तो याद रखने लायक है, वरना में हमारे 5वीं पीढ़ी भी याद नहीं है। तो 11 वर्ष की आयु में राजा बन गया। और फिर इसने क्या किया, जो बंडानक जनजाति है एक, जो लूटपाट मचाती है अलवर भरतपुर इस क्षेत्र में, जो बंडानक जनजाति है उसका विद्रोह दबाया। और उसकी माता है कर्पूरी देवी। इसकी माँ है कर्पूरी देवी, बा है श्रृंक्षिका। क्योंकि ये कम उम्र में राजा बन गया था ना, तो ये शासन संभालती है। और ये 11 वर्ष का था तब इस बंडानक जनजाति ने विद्रोह मचा दिया, तो इसका विद्रोह कुचला। और इस पृथ्वीराज थर्ड है, इसके मंत्री हैं, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कदमवास, भुवनमल, स्कंद, वामन। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी सब।